कड़ी ठंड के कारण मास्टर जी आंगन में काँप रहे थे और उनके पोते एक साथ बैठकर हंस रहे थे कि आज रात बूढ़ा मर जाएगा। ये सुनकर मास्टर जी रोने लगे और अगली सुबह बहू से कहने लगे, मुझे कोई गरम चादर दे दिया करो, रात को काफ़ी ठंड होती है। बहू बोली, गरम चादर चाहिए तो मजदूरी करके कमाओ, वरना जो रोटी मिल रही है इससे भी जाओगे। कुछ दिन बीते तो मास्टर ने बोरियां सिलाई करके बिस्तर बनाया और ओढ़कर सो रहे थे और बच्चे हंस रहे थे कि अचानक मास्टर जी का बेटा घर आया। तो जब बोरी हटाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मास्टर जी तो, क्या हुआ बूढ़े, कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, लगता है जैसे काँप रहा है। मास्टर जी के पोते ने उनका मजाक उड़ाया तो वह सर झुकाकर चुप बैठ गए। कड़ाके की ठंड थी और वो आंगन में बैठे थे। ठंडी हवा यूं शरीर में घुस रही थी जैसे किसी ने बर्फ का तेज गुट्टा उनकी हड्डियों तक पहुंचा दिया हो। वो बुरी तरह कांप रहे थे। बूढ़ी हड्डियां अब पहले जैसे मजबूत नहीं थीं। इनमें सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत बाकी नहीं रही थी। मगर जिंदगी की कठिनाइयों ने उन्हें ये दिन भी दिखा दिए थे कि इतनी कड़ी ठंड में उनके लिए कोई झोपड़ी तक नहीं थी। वो इसी बड़े घर के आंगन में पूरी रात बिताने पर मजबूर थे, जहाँ कभी वह खुद राजाओं की तरह रहा करते थे। पोता पोती उनके दुख को समझने के बजाय रोज शाम को उनके पास बैठकर उनका मजाक उड़ाते थे। सबने गर्म कपड़े पहन रखे थे, किसी को सर्दी का एहसास तक न था। मगर एक वो थे जो एक फटे पुराने सूट में ठिठुरते रहते थे। उनके बूढ़े शरीर पर सर्दी ऐसे हमला करती थी जैसे जानबूझकर उनकी बेबसी का मजाक बना रही हो। एक पोते की बात सुनकर दूसरे भी पास बैठे और तरह तरह की बातें करने लगे। एक पोता हंसते हुए बोला, आज देखना ये बूढ़ा सर्दी के कारण मर जाएगा और सुबह अकड़ा पड़ा होगा, इसका मुंह खुला होगा, दांत बाहर झांक रहे होंगे। फिर वो खुद ही रुककर हंस पड़ा, कहने लगा, अरे मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, इनके तो दांत हैं ही नहीं। इस बात पर सारे पोते खिलखिलाकर हंसने लगे। पूरा आंगन उनकी हंसी से गूंज उठा। मगर मास्टर जी के दिल में एक और दुख उतर गया। वो अपनी भीगी आंखों से आंसू पोंछते रहे। पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी, कभी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की थी। अपनी औलाद को आराम देने के लिए हर समय कमर तोड़कर काम किया था। मगर आज जब बुढ़ापा आया तो उन्हें घृणा और नफरत के सिवा कुछ न मिला। रात भर वह सर्दी से ठिठुरते रहे, हाथ पैर सुन्न होते रहे, पूरा शरीर अकड़ गया था। घर के सब लोग अपने अपने गर्म कमरों में आराम से सो रहे थे। आंगन की बत्ती बुझी रही और वो अंधेरे में सर्दी से लड़ते रहे। उनके शरीर कांपते हुए भी चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो जानते थे कि कोई दरवाज़ा खोलकर नहीं आने वाला। अगली सुबह जब बहू आंगन में आई तो मास्टर जी ने उसे देखते ही हाथ जोड़ दिए। कमज़ोर सी आवाज़ में बोले, बेटी मुझे कोई गर्म चादर दे दो, रात को बहुत सर्दी लगती है, मैं वो चादर ओढ़कर सो जाया करूँगा, सर्दी कम हो जाएगी, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ अब ये मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू ने नफरत से उनकी तरफ घूरा और गुस्से से बोली, अगर चादर लेनी है तो एक काम करो, बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करो और अपनी चादर खुद खरीद कर लाओ। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मांग शुरू कर दी तो ऐसा ना हो कि जो रोटी अभी मिल रही है वो भी बंद हो जाए। जो मिल रहा है इसी पर गुजारा करो। सारी ज़िंदगी तो मेरे पति ने तुम्हारी सेवा की है, अब और कितना करे। मुझे अपने बच्चों की भी देखभाल करनी है, या तुम्हें ही देखूं। उसकी बात ने मास्टर के दिल को चीर कर रख दिया। वो खामोशी से सर झुकाकर बैठ गए। उनकी आंखें नम हो गई। वो जानते थे कि बहू से बहस का कोई फायदा नहीं, लेकिन दिल तो आखिर दिल होता है। वो भी चाहता है कि कोई एक बार प्यार से पूछ ले, पिताजी सर्दी लग रही है, आकर अंदर सो जाइए। मगर कोई नहीं कहता था। पिछले कुछ दिनों से धूप कुछ बेहतर निकलने लगी थी। वो सुबह सवेरे आंगन में एक छोटी सी आग जलाकर हाथ तापते थे। वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगे थे। मगर जब हालात ही इंसान को रौंद डालें तो दिल की दीवारें भी गिरने लगती हैं। एक दिन उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो वो घर से बाहर निकल गए। पूरा दिन वापस न लौटे, मगर शाम को लौटे तो उनके हाथों में बोरियों का एक छोटा सा गत्था था। वो खामोशी से आंगन के एक कोने में बैठ गए। अगले दिन वो पूरा टाइम इन्हीं बोरियों की सिलाई करते रहे। उनके बूढ़े हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वो अपनी छोटी सी जिंदगी के लिए आखिरी सहारा तैयार कर रहे हों। उन्होंने उन बोरियों को जोड़कर एक बिस्तर बना लिया। शाम तक वो बिस्तर बनकर तैयार हो गया था। वो उसे देखते रहे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उन्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दे दी हो। रात को वो यही बिस्तर लेकर आंगन के एक तरफ लेट गए।
मिट्टी और बोरियों की सख्त सी तह में भी उन्हें सुकून महसूस हुआ, क्योंकि ये बिस्तर उनका अपना था, उनके हाथों की मेहनत का नतीजा था। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रही थी। मगर पोते और पोतियां फिर भी बाज न आए। वो इस बिस्तर को देखकर पहले हंसे और फिर तरह तरह के मजाक करने लगे। कोई कहता ये बूढ़ा पागल हो गया है, अब बोरियों पर सोएगा। कोई कहता इसे कहीं भी चैन नहीं आता, जिंदगी को 4 दिन और बढ़ाने के लिए क्या कुछ करता फिर रहा है। बरसों हो गए बूढ़े को इस दुनिया में आए हुए, मगर मरने का दिल ही नहीं करता, इसलिए अपने लिए आराम और सुकून ढूंढ रहा है। मगर मास्टर जी ने कुछ ना कहा। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि इस बिस्तर ने उनकी रातों की तकलीफ कम करनी है। वो जानते थे कि अब कम दिन की ज़िंदगी बाकी है, मगर वो ये भी जानते थे कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन इस कदर पीड़ा में नहीं गुजार सकते। इंसान को कभी कभार खुद ही अपने लिए सहारा बनाना पड़ता है, चाहे वो बोरियों का बिस्तर ही क्यों ना हो। अपने लिए खुद ही बनाना पड़ता है, कोई किसी के काम नहीं आता। अंधेरे में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। फिर खून के रिश्तों से भी इंसान क्या ही उम्मीद रखे। बुरियां सीकर बनाया हुआ बिस्तर कुछ दिन मास्टर जी के लिए सहारा बना रहा, मगर सर्दी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनका बूढ़ा शरीर अब हर सुबह पहले से ज़्यादा थक कर जागता था। सांस फूलती थी, चलने में बहुत दिक्कत होती थी, हाथ पैर अक्सर सुन्न हो जाते थे। वो सुबह होते ही धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठते और ठंडी ज़मीन पर लड़खड़ाते कदमों से बैठ जाते। उनके चेहरे पर वो थकान आने लगी थी जो बुढ़ापे से ज़्यादा बेरुखी की होती थी। घर के लोग अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे, कोई उनसे पूछता तक न था कि सारी रात कैसे गुजरी। खाना पहले से भी कम मिलने लगा था, कभी आधी रोटी मिलती थी तो कभी सूखी, कभी बची हुई सब्जी रख दी जाती थी, कभी सिर्फ पानी में भीगी रोटी उनके आगे रख दी जाती थी। वो चुपचाप खा लेते थे, क्योंकि भूख और बेइज्जती में अब वो फर्क महसूस ना करते थे। उनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। वो अक्सर ठंडी दीवार से टेक लगाकर बैठे रहते, आंखें बंद करके देर तक सांस लेते रहते। सर्दी उनकी हड्डियों में घुसकर जैसे जड़ पकड़ चुकी थी। नींद पूरी नहीं होती थी, खाना कम मिलता था, बात करने वाला कोई नहीं था। उनके चेहरे पर अब बीमार हो बूढ़े के नहीं, बल्कि अकेले इंसान की थकन दिखने लगी थी। एक दो बार उन्होंने बहू से कहने की कोशिश की कि बेटी, अगर थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाए तो मैं हाथ पैर धो लूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तेज़ बुखार होता है, ठंडे पानी में हाथ नहीं डाल सकता। मगर बहू ने गुस्से से कहा कि अपनी बीमारियों को लेकर ना बैठा करो, घर में पहले ही बहुत काम होता है, यहाँ कोई तुम्हें दिन रात सर पर उठाकर नहीं रखेगा। जो भी काम होता है खुद किया करो। मास्टर जी फिर चुप हो गए। वो जानते थे कि अब जबान खोलने से भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ दिन बाद उनकी हालत और ख़राब होने लगी। वो चलते चलते रुक जाते, सांस फूल जाती, सीने में दर्द सा उठता, मगर उन्हें फिर भी वही बोरियां वाला बिस्तर मिला था और वही थोड़ी सी रोटी। एक रात तो वो रोटी भी ना मिली। बहू ने कड़े स्वर में कह दिया था कि आज बहुत काम है, उनके लिए खाना बनाने का समय नहीं। मास्टर जी ने रात खाली पेट गुजार दी। अगली सुबह जब भूख ज़्यादा लगी तो उन्होंने थोड़े कांपते हुए हाथों से दरवाजे के पास जाकर कहा, बेटी, आज ज़रा खाना थोड़ा ज़्यादा दे देना, रात कुछ नहीं खाया, तबीयत भी ठीक नहीं। बहू ने हाथ रोककर कठोर स्वर में कहा, अब तुम खाने की फरमाइशें करोगे? तुम्हें लगता क्या है घर में कोई सर्विस सेंटर खोलकर बैठा है? जो मिला था वही काफ़ी था। अगर ज़्यादा चाहिए तो बाहर जाकर मजदूरी करो और अपना खाना खुद लेकर आओ। आज से याद रखना, तुम्हारे लिए कोई खाना वाना नहीं बनेगा, जो बचेगा वही मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं। ये कहकर वो अंदर चली गई। मास्टर जी दरवाजे के पास खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू निकलकर झुर्रियों में कहीं गुम हो गए। वो वापस अपने बिस्तर की तरफ आए, मगर शरीर में इतनी ताकत न थी कि फौरन बैठ सकें। कांपते हुए धीरे धीरे बैठे और ठंडी दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। भूख तेज थी, कमजोरी बढ़ती जा रही थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा। वो कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे, फिर जोरों की खांसी आने लगी। गले में जलन हुई, सांस फूलने लगी। ठंडी हवा उनके शरीर को यूं काट रही थी जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से निर्वस्त्र करके सर्दी के हवाले कर दिया हो। उसी पल उन्हें अपनी जवानी याद आ गई। वो दिन जब वो सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, मेहनत ऐसी कि बदन पसीने से तर हो जाता था। वो अपने बेटे के लिए पूरी पूरी रात जाग कर मेहनत करते थे, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करते थे,
उसके शौक़ पूरे करते थे, उसके लिए जूते खरीदते, स्कूल की फ़ीस देते, उसे हर वो चीज़ देते जो एक पिता दे सकता था। उन्होंने कभी बेटे से एक कपड़े की फरमाइश तक नहीं की थी। वो याद करते गए कि कैसे उन्होंने अपना पेट काट कर उसके लिए ज़िंदगी आसान बनाई थी। वो जवान था, ताकतवर था, तब भी उन्होंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा था। मगर आज उस बेटे को कई महीने बीत गए थे घर आए हुए। वो बाहर नौकरी करता था, पत्नी को फ़ोन करता था, बच्चों से बात कर लेता था, कभी कभी घर के हालात पूछ लेता था, मगर बाप का कभी नहीं पूछा। बाप बीमार है या ठीक, बाप ने खाया भी या नहीं, बाप सर्दी में ठिठुरता है या गर्म कपड़े में। कभी इतना नहीं हुआ कि पत्नी से बाप के लिए नमस्ते ही कहलवा दे। मास्टर जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। धूप आंगन में फैल रही थी, मगर उनके लिए इस धूप में भी गर्मी नहीं थी। उनके दिल में सिर्फ एक दर्द था, वो दर्द जो औलाद की बेरखुरी से पैदा होता है। वो सोचते रहे कि क्या मैंने ये दिन देखने के लिए मेहनत की थी, क्या मैंने इसी अंजाम के लिए अपनी जवानी कुर्बान की थी। दिन धीरे धीरे गुजरता गया, भूख ने उन्हें अंदर तक खोखला कर दिया। उनकी सांस तेज होने लगी, आंखें बार बार बंद होने लगी, शरीर का दर्द बढ़ गया, हड्डियों में जैसे कोई चीज़ चुभी हुई थी। मगर खाना फिर भी ना मिला। बच्चे खेलते रहे, बहू काम में व्यस्त रही। किसी को एक बार भी ख्याल ना आया कि आंगन में पड़ा बूढ़ा जिंदा भी है या नहीं। रात जब आई तो मास्टर जी के शरीर में कंपन बढ़ गया। भूख और सर्दी ने उन्हें एक साथ घेरा हुआ था। वो आसमान की तरफ देखते रहे, उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। वो धीरे से बोले, हे भगवान, क्या इंसान की कदर सिर्फ उस समय होती है जब वो जवान हो, जब वो कमा सकता हो, जब वो दूसरों के काम आ सकता हो? बुढ़ापा आकर सब रिश्ते क्यों तोड़ देता है? उन्होंने अपना बोरियों का बिस्तर खींचा और उस पर लेटने की कोशिश की, मगर शरीर उठ न सका। आधे रास्ते में लड़खड़ाकर गिर पड़े। उन्हें लगा शायद आज की रात उनके लिए बहुत भारी है, मगर फिर भी वो बिस्तर तक पहुंच गए और धीरे से लेट गए। आंखें बंद करते ही फिर बेटे का चेहरा याद आया। वो दिन याद आए जब वो उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे, जब वो उसके लिए उज्जवल भविष्य की उम्मीदें बांधते थे। मगर आज वही बेटा कहीं दूर था। एक फ़ोन कॉल भी नहीं की थी। उल्टा उसके बच्चे मास्टर जी का मजाक उड़ाते थे। पोतों को मास्टर जी की उनके बाप के लिए की गई मेहनत नज़र ही नहीं आती थी। वो इतनी सी बात समझ ही नहीं पाए थे कि जितनी मोहब्बत उनका बाप उनसे करता है, मास्टर जी ने भी अपने बेटे के लिए इतनी ही मेहनत की होगी, इतनी ही कठिनाइयाँ उठाकर पाला होगा जितनी उनका बाप उनके लिए उठा रहा था। एक रात मास्टर जी इसी तरह बिस्तर पर सो रहे थे। बोरियों का बिस्तर भी एक तरफ से फट गया था और वहाँ से सर्दी और मास्टर जी की हड्डियों में घुसने लगी थी। पोते पोतियाँ उनका मजाक उड़ा रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पोते ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर बौखला कर रह गया। चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने हकलाते हुए कहा, आप कब आए? सामने कोई और नहीं बल्कि उनका बाप यानी मास्टर जी का बेटा खड़ा हुआ था। वो कहने लगा, अंदर भी आने दोगे या सारे सवाल यहीं पर कर लोगे? जल्दी में तुम्हें बता नहीं सका, अब इतनी रात हो गई है, बहुत सर्दी लग रही है, रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर तो आने दो। बाप ने जब ये कहा तो मजबूरन उसे रास्ते से हटना पड़ा। मास्टर जी के बाकी तीनों पोतों को खबर नहीं हो सकी थी कि बाप घर आ चुका है। वो अभी तक अपने दादा का मजाक उड़ाने में व्यस्त थे, जबकि मास्टर जी बेहरकत बिस्तर में पड़े हुए थे। उनके मजाक के जवाब में अब तो रो भी नहीं रहे थे। मास्टर जी के बेटे ने आगे बढ़कर अपने बच्चों की ऐसी हरकतें देखी तो हैरत में पड़ गया कि आखिर यहाँ बिस्तर में कौन लेटा हुआ है। वो जल्दी से आगे बढ़े और कहने लगे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसका मजाक उड़ा रहे हो? और यहाँ पर कौन है? तब सारे बेटे बौखला गए और हड़बड़ी में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक बेटे ने मास्टर जी के बेटे को अंदर ले जाने की कोशिश की, मगर उसने बोरियों के बिस्तर से बोरी हटाकर देखा तो बिल्कुल ही हैरान रह गया। बोरियों के बिस्तर में सख्त खून को जमा देने वाली सर्दी में कोई और नहीं बल्कि उसका बाप लेटा हुआ था। वही बाप जिनका कर्ज अगर वो सारी जिंदगी उन्हें नंगे पैर कंधों पर उठाकर चल लेता तब भी नहीं उतार सकता था। वो बाप जिसने अपने मुंह का निवाला भी उसे दिया था। आज वो कितनी बुरी जिंदगी गुजार रहा था। इतनी कड़ी ठंड में बरामदे में भी उसे जगह नहीं मिली थी। आंगन में पड़ा हुआ था और बोरियों का बिस्तर लपेट रखा था। ये वही बाप था जिसने अच्छे से अच्छा पहनाया था और अच्छे से अच्छा खिलाया था। भले अपने पेट में कुछ होता या ना होता,
उसकी ज़रूरत के अलावा हर इच्छा को भी पूरा किया था। उसका दिल खून के आंसू रो दिया। कड़ी नज़रों से अपने बेटों की तरफ देखा और बिना कुछ कहे मास्टर जी के ठंडे शरीर को हाथों में उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में ले जाकर मास्टर जी को बिस्तर पर लिटाया। पत्नी भी उठ गई थी और बौखलाकर ये दृश्य देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब पति को सफाई कैसे देगी। मास्टर जी के बेटे ने गुस्से से पत्नी की तरफ देखा और उसे फौरन कमरे से निकल जाने के लिए कह दिया था। उसने मास्टर जी को गर्म बिस्तर में लिटाया और पास ही हीटर चला दिया। फिर अपने डॉक्टर दोस्त को फ़ोन किया जो इसी मोहल्ले में रहता था। वो फौरन आ गया। उसने मास्टर जी की हालत चेक की तो बहुत नाजुक थी। भूख और कड़ी ठंडक ने उन्हें बिल्कुल बेजान कर दिया था। इलाज फौरन शुरू किया गया। उन्हें दूध पिलाया गया और थोड़ी बहुत दवा खिलाने के बाद आराम के लिए लिटा दिया गया। डॉक्टर दोस्त ने मास्टर जी के बेटे को सख्त डांट लगाई थी। डॉक्टर के जाने के बाद मास्टर जी का बेटा कमरे से निकला और पत्नी बच्चों को हर कमरे से बाहर निकाल कर एक एक करके सारे कमरों को ताला लगा दिया। फिर उन्हें आंगन में खड़ा करके बोला, मुझे कोई भी अंदर जाता हुआ नजर न आए। खबरदार अगर यहाँ हीटर जलाने की कोशिश की गई और ये जो गर्म कपड़े तुमने पहन रखे हैं ये भी उतार दो। पत्नी और बच्चे बहुत डरे हुए थे मगर बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने गर्म कपड़े उतारकर मास्टर जी के बेटे को दिए और खुद पूरी रात सर्दी में आंगन में ठिठुरते रहे। अब उन्हें मास्टर जी की तकलीफ का एहसास हो रहा था मगर अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था। उनके किए की माफ़ी मिलना संभव नहीं था। अगली सुबह मास्टर जी के बेटे ने ऐलान किया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को घर से निकाल रहा है। जहाँ चाहे जाए, अपना ठिकाना ढूंढ ले। जब वो उसके बूढ़े बाप का ख्याल नहीं रख सके तो वो भी उनका जिम्मेदार नहीं रहा। उसने पत्नी बच्चों से मुंह मोड़ लिया और रात दिन बाप की सेवा में लगा रहा। जब मास्टर जी की तबीयत कुछ संभली और वो बोलने के काबिल हुए तो उन्होंने बेटे से अनुरोध किया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को वापस घर ले आए। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके में रह रही थी जहां वो भाभीयों के ताने सुनकर परेशान रहती थी। मास्टर जी का बेटा लेने तो गया मगर उसने पत्नी से बात तक नहीं की। कुछ ही दिन बाद मास्टर जी का देहांत हो गया। बाप के साथ अपने बच्चों के ऐसे व्यवहार का सदमा बेटे के दिल से कम ना हुआ। उसने हमेशा के लिए पत्नी बच्चों से संबंध खत्म कर लिया और घर छोड़ दिया। मास्टर जी के पोते समय से पहले ही मेहनत मजदूरी पर लग गए। पेट पालने के लिए उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मास्टर जी की बहू लकवे का शिकार हो गई और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। वो बहू घर लाने से डरती थी क्योंकि जानती थी कि वह खुद अच्छी बहू नहीं रही। उसे विश्वास था कि जो बोएगी वही काटेगी। उसे अपने ससुर के साथ किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा था। काश वो अपने पति को पिताजी के बारे में झूठ बोलने के बजाय सिर्फ सच बता देती कि उनकी तबीयत खराब है। अब उसे अपने कहे गए हर झूठ की सज़ा सामने दिखाई दे रही थी। मगर अब समय बीत चुका था। मास्टर जी इस दुनिया से विदा हो चुके थे और पति ने भी उसे छोड़ दिया था। अपने बड़े बूढ़ों की कदर समय पर कर लें वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। जैसे मास्टर जी की बहू के साथ हुआ वैसे ही गलती करने वाले भी अंजाम को पहुंचते हैं। अपने बड़े बूढ़े अगर कभी कठोर भी हो जाएं तो दिल बड़ा रखें क्योंकि इसका सिला भगवान को देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।